Hello everyone, myself Sunita Gehlot. Today I am here with a new topic of e-classes for BA Part 3rd on personality development. हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पहले वाले पार्ट में पर्सनालिटी की विभिन्न डेफिनेशंस, परिभाषाएं और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। आज हम इसी के आगे व्यक्तित्व के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रत्येक प्राणी विविध समानताएं रखते हुए भी एक दूसरे से भिन्नता रखता है, अथवा यूं कहें कि प्रत्येक व्यक्तित्व प्रतिमान, बेजोड़, अभूतपूर्व यानी यूनिक होता है। कारण है प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्वशील गुणों का भिन्न भिन्न तरीके से संयुक्तिकरण होना। शील गुणों के भिन्न भिन्न संयुक्तिकरण के कारण ही विभिन्न व्यक्तियों का व्यक्तित्व भिन्न प्रकार से होता है। इसलिए व्यक्तित्व भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक सदियों से प्रयत्न करते रहे हैं। ईसा के 400 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध दार्शनिक हिप्पोक्रेट्स ने, आयुर्वेद ने तथा भगवत गीता में भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। तो आज हम इसी व्यक्तित्व के प्रकारों को देखते हैं। पहला वर्गीकरण, सामान्य दृष्टिकोण से वर्गीकरण। सामान्य विचारधारा के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्न 3 प्रकार से किया गया है: राजसी, सात्विक, तामसिक। यहाँ पर रहन सहन के तरीके को मेन रखा गया है। राजसी जैसे रहन सहन जो है ठाट बाट राजाओं जैसा, युद्ध प्रेमी, वीर पराक्रमी योद्धा हो, वह राजसी कहलाता है। सात्विक जो व्यक्तित्व होता है उसका धर्म की ओर झुकाव होता है, यानी वो आध्यात्मिक ज़्यादा होता है। मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन नहीं करता हो, पौष्टिक भोजन खाकर संतुष्ट रहता हो, तो ऐसा व्यक्तित्व सात्विक होता है। तामसिक व्यक्तित्व जो होता है वो बार बार क्रोधित होता है, गलत कार्य, व्यवहार व आचरण करता है, दूसरे के अधिकारों का हनन करता हो, आलसी व कामचोर हो। ऐसे व्यक्तित्व को तामसिक प्रवृत्ति में रखा गया है। यह था सामान्य दृष्टिकोण से वर्गीकरण। अब लेते हैं आयुर्वेद के अनुसार वर्गीकरण। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकारों से किया गया है। पहला कफ प्रधान, पित्त प्रधान, फिर है वात प्रधान। कफ प्रधान, जो व्यक्ति मोटा, शांत एवं कम क्रियाशील हो वे कफ प्रधान वाले व्यक्तित्व होते हैं। पित्त प्रधान वाले व्यक्तित्व जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, परिश्रमी हो, उद्यमी हो, हमेशा लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित होते हो, ऐसे व्यक्तित्व को पित्त प्रधान व्यक्तित्व में रखा गया है। वात प्रधान, जो न अधिक मोटे होते हैं न दुबले होते हैं, जिनके स्वभाव में क्रोध एवं चिड़चिड़ापन रहता है, वो जो अक्सर बीमार रहते हैं, वे वात प्रधान व्यक्तित्व कहलाते हैं। तो ये तो था सामान्य दृष्टिकोण से वर्गीकरण, आयुर्वेद के अनुसार वर्गीकरण, जो कि हमने उनके रहन सहन या उनके कद काठी के अनुसार देखा। अब जो तीसरा वर्गीकरण आता है वह आता है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक जो दृष्टि से वर्गीकरण है वो है 3 तरह का: विचार प्रधान, भाव प्रधान एवं क्रिया प्रधान। देखने से ही पता चल रहा है जहाँ पर विचारों की प्रधानता हो, जो व्यक्ति सदैव चिंतन में लगे रहते हों, कुछ नया करने का सोचते हों, ऐसे व्यक्ति जो शोध कार्यों में लगे रहते हैं वे विचार प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं, जैसे वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक, अन्वेषक, अनुसंधानकर्ता, प्रशासक, दार्शनिक आदि। भाव प्रधान वाले व्यक्तित्व संवेगों, भावों एवं मूल प्रवृत्तियों की अधिकता लिए हुए होते हैं, थोड़े चिड़चिड़े व अस्थिर स्वभाव वाले होते हैं, अक्सर लड़ाई झगड़ा करते हैं, अतः इन्हें समाज में मान सम्मान अधिक नहीं प्राप्त होता है। क्रिया प्रधान वाले व्यक्ति उद्यमी होते हैं, अपने कार्यों को बेहतर व श्रेष्ठ परिणाम देने में लगे रहते हैं। कर्मशील, कर्मठ व्यक्तित्व कर्मबद्ध तरीके से कार्य को करते हैं और इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे उद्योगपति यानी बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, श्रमिक, नेता
आदि। ये था मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण। तो अभी हमने 3 वर्गीकरण को देख लिया है। अब आते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा वर्गीकरण। ये जो व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक है, ये एक ऐसा विवादित टॉपिक रहा है जिसमें बहुत सारे शोध कार्य हुए हैं और विभिन्न लोगों ने अपने अपने शोध कार्यों में, शिक्षाविदों ने या जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपने अपने तरीके से व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास किया है और उसी के अनुसार इन्होंने इसको वर्गीकृत किया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों से जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें हम विभिन्न वैज्ञानिकों के वर्गीकरण को लेंगे। पहला इसमें आता है स्प्रेंगर का वर्गीकरण। स्प्रेंगर के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया था, उसमें आता है सामाजिक, कलात्मक एवं सौंदर्यात्मक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, वैचारिक। सामाजिक, सोशल, ऐसे व्यक्ति समाज के लोगों के साथ मिलने जुलने, उठने बैठने, संपर्क बढ़ाने एवं सुंदर सामंजस्य बिठाने की क्षमता रखते हैं। आगे चलकर वे सामाजिक कार्यकर्ता या समाज सुधारक भी बन जाते हैं। कलात्मक या सौंदर्यात्मक जो व्यक्तित्व होते हैं, वे व्यक्ति इन व्यक्तियों का झुकाव सुंदर वस्तुओं, प्राकृतिक सौंदर्यों के प्रति सबसे अधिक होता है, जैसे संगीतकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, कलाकार, कवि इत्यादि। धार्मिक व्यक्तित्व वालों की रुचि धार्मिक कार्यों में रहती है। वे अपने आप को श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें पुजारी, पादरी, संत, महात्मा, मौलवी इत्यादि आते हैं। राजनीतिक व्यक्तित्व वालों के व्यक्तियों की रुचि ज़्यादातर राजनीति की तरफ होती है और वे सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं, सत्ता पाने के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे नेता इत्यादि। आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जिनका तन मन धन कमाने में लगा रहता है, धन ही सब कुछ होता है, किसी भी तरह से धन कमाना इत्यादि। इसमें दुकानदार, व्यापारी, उद्योगपति इत्यादि आते हैं। वैचारिक यानी थियोरेटिकल, ऐसे लोग बुद्धिमान एवं ज्ञानवान होते हैं। इनमें ज्ञान अर्जित करने की असीम ललक होती है। ऐसे व्यक्ति वैचारिक दृष्टिकोण वाले होते हैं जो आगे चलकर वैज्ञानिक, दार्शनिक, अन्वेषक, खोजी आदि बनते हैं। अब हम लेते हैं C.S. जुंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण, और इनका वर्गीकरण जो है सबसे श्रेष्ठ वर्गीकरणों में माना गया है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो हम ऐसे ही व्यक्तित्व की बात करते हैं कि वो अंतर्मुखी है, वह व्यक्तित्व बहिर्मुखी है। तो ये जो वर्गीकरण है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। C.S. जंग प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हुए हैं। इन्होंने मानव प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है। पहला, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, जिसको इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी भी कहते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले वे लोग होते हैं जो अपनी जीवन शक्ति को अपने ही भीतर संचित रखते हैं। यह आत्म केंद्रित एवं एकांत प्रिय होते हैं। ऐसे बालकों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कम बोलने वाले, एकांत प्रिय एवं लज्जाशील, व्यावहारिकता का अभाव होता है, कम लोकप्रिय होते हैं, भीड़ से घबराते हैं, लोगों की दृष्टि से दूर रहना चाहते हैं, व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, इन्हें हंसी मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, असामाजिक होते हैं। इनकी कार्य क्षमता बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व से अधिक होती है। ये सीधे साधे, शांत स्वभाव वाले तथा छल कपट से दूर रहने वाले होते हैं। पढ़ाई में ऐसे बालकों की रुचि अधिक रहती है। ये लगनशील होते हैं, दूसरों की परवाह किए बगैर दिन रात अपने काम में जुटे रहते हैं। इनमें विचारों को बोलकर प्रकट करने की क्षमता नहीं होती, परंतु ये विचारशील और चिंतन में लगे रहते हैं, अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। दार्शनिक, वैज्ञानिक, अन्वेषक, लेखक, कवि होते हैं। कठिन परिस्थितियों से जल्दी घबरा जाते हैं। आदर्शवादी होते हैं, भविष्य के विषय में अधिक सोचते रहते हैं। शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता नहीं पाई जाती एवं असुरक्षा की भावना अधिक होती है। फलतः ये ज़्यादातर चिंतित दिखाई देते हैं। ये थे अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब आता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। जुंग के अनुसार
ऐसे लोग अपनी जीवन शक्ति का संचार बाहर की ओर करते हैं। ये यथार्थवादी होते हैं और परिस्थितियों का वस्तुगत रूप से सामना करते हैं। ये मिलनसार होते हैं, समाज केंद्रित होते हैं, लोकप्रिय, जनप्रिय एवं व्यवहार कुशल होते हैं। वाक चातुर्य पाया जाता है ये अपनी वाणी से दूसरों को शीघ्र ही प्रभावित कर लेते हैं। व्यवहारिकता को अधिक महत्व देते हैं। कठिनाइयों और मुश्किलों से जल्दी नहीं घबराते हैं। आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। बहिर्मुखी वाले व्यक्ति को अपनी प्रशंसा सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सफल व्यवसाय, खिलाड़ी, वक्ता, अभिनेता, राजनीतिज्ञ, वकील और समाज सुधारक बनते हैं। फिर आता है तीसरा व्यक्तित्व, उभयमुखी। वे व्यक्ति जिनमें बहिर्मुखी व अंतर्मुखी दोनों ही प्रकार की विशेषताओं का समान रूप से पाई जाती है। ऐसा व्यक्तित्व सोने पर सुहागा जैसी कहावत को चरितार्थ करता है। ऐसे व्यक्तित्व सभी को प्रसन्न रखने वाले होते हैं, सभ्य एवं व्यवहार कुशल होते हैं, दूसरों के मनोभावों को जल्दी ही पहचान जाते हैं। इनकी तर्क क्षमता अधिक होती है, काफ़ी सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। कर्मठता एवं विचारशीलता दोनों ही गुण पाए जाते हैं। इनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होता है, समाज में इनकी लोकप्रियता बनी रहती है। तो ये थे C.S. जुंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अब आता है शेल्डन के अनुसार। इन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में डिवाइड किया है, शारीरिक रचना के आधार पर और स्वभाव के आधार पर। शारीरिक रचना के आधार पर इन्होंने 3 बताए हैं, जैसे एंडोमॉर्फिक, जो व्यक्ति छोटे कद एवं मोटे होते हैं, इनके शरीर में मांसपेशियों की तुलना में वसा की अधिकता होती है, पाचन अंग अधिक विकसित होता है, व्यक्तित्व सरल होता है। मीजोमॉर्फिक, इनका शारीरिक गठन उत्तम प्रकार का होता है, हृष्ट पुष्ट होते हैं, इनका शरीर गठीला एवं मजबूत होता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है एवं ये दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक्टोमॉर्फिक, दुबले पतले एवं कमजोर होते हैं, शरीर में वसा एवं मांसपेशियों का सही अनुपात नहीं रहता है, इनका व्यक्तित्व आत्मसमर्पणकारी प्रवृत्ति का होता है। अब आता है इन्हीं का ही शेल्डन के अनुसार स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण। सोमैटोटॉनिक, ऐसे व्यक्ति जोर से बोलने वाले, साहसी, शक्तिशाली, प्रभुत्वशाली, स्पष्टवादी, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ एवं अधिकार प्रिय होते हैं। सेरेब्रोटॉनिक, ये व्यक्ति संयमी, धीरे बोलने वाले, एकांत प्रिय एवं संवेदनशील होते हैं। ये संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। विसरोटॉनिक, वे व्यक्ति आराम फरमाने वाले, प्यार की अभिलाषा रखने वाले, स्वादिष्ट एवं मधुर भोजन पसंद करने वाले होते हैं। तो ये था शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अब हम लेते हैं क्रैशमर के अनुसार वर्गीकरण। क्रैशमर ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा है, गोल-मटोल, सुडौल, दुबले पतले एवं विशिष्ट शारीरिक गठन वाले। गोल-मटोल, जैसे पता चल रहा है, वे व्यक्ति मोटे, आराम पसंद एवं छोटे कद वाले होते हैं, मिलनसार, सामाजिक होते हैं, स्वभाव मृदुल होता है। सुडौल व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तियों का शरीर गठीला, हृष्टपुष्ट एवं सुगठित होता है, दृढ़ निश्चयी होते हैं। दुबले पतले, ये व्यक्ति शर्मीले एवं अंतर्मुखी स्वभाव वाले होते हैं। विशिष्ट शारीरिक गठन वाले, स्पेसिफिक फिजिक, जिन लोगों में उपरोक्त तीनों ही प्रकार के व्यक्तित्व वाले गुण पाए जाते हैं, वे विशिष्ट शारीरिक गठन वाले व्यक्तित्व होते हैं। अब हम ले लेते हैं W.B. कैनन के अनुसार वर्गीकरण। इन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण किया है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, जहां से हार्मोन निकलता है, हमारी बॉडी जो है उसमें डिफरेंट तरह के हार्मोन्स निकलते हैं और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी को क्रियाशीलता उसको चलाने में मदद करते हैं। व्यक्ति में जिस अंतःस्रावी ग्रंथि की क्रियाशीलता अधिक रहती है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व का निर्माण इन्होंने W.B. कैनन ने माना है। इन्होंने उसमें जो स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स का जो प्रभाव है, वो व्यक्ति के व्यवहार में भी आ जाता है। इसी को देखते हुए इन्होंने 7 प्रकार का वर्गीकरण दिया है।
पहला है इसमें सहनशीलता। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी जो ग्रंथि है, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये अधिक क्रियाशील रहती है, तो व्यक्ति सहनशील प्रकृति वाला बनता है। वह संवेगात्मक रूप से स्थिर चित्त वाला होता है, उसका स्वभाव शांत होता है, हंसमुख एवं मिलनसार होता है, आत्मविश्वासी होता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग दूसरों की बातों को आसानी से मान जाते हैं। दूसरा है प्रभावक। इसमें थायराइड का जो ग्रंथि है वो अधिक क्रियाशील रहती है। ये प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व होते हैं। वे महत्वाकांक्षी अधिक होते हैं, अपनी बातों, विचारों एवं तर्क शक्ति से शीघ्र ही दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। तीसरा व्यक्तित्व आता है कुटिल यानी पैराथायराइड हार्मोन। इसमें पैराथायराइड हार्मोन जो ग्रंथि है उसकी क्रियाशीलता अधिक रहती है, ये शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसे लोग ईर्ष्यालु और लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं और इनमें कुटिलता अधिक पाई जाती है। ये दूसरों का अहित करने की ज़्यादा सोचते हैं। फिर आता है शिथिल हाइपोथायराइड। जिन लोगों में थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता कम होती है, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति शिथिल में आते हैं। ये आलसी, सुस्त एवं कामचोर होते हैं। इनका शरीर थका हुआ एवं मन उदास एवं खिन्न रहता है। ऐसे व्यक्ति मंद बुद्धि वाले भी पाए गए हैं। फिर आता है पूर्व परिपक्व। जब किसी व्यक्ति में एड्रिनल ग्रंथि की क्रियाशीलता समय से पूर्व हो जाती है, तो वह व्यक्ति अपनी वास्तविक उम्र से जल्दी शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व यानी मैच्योर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से बुद्धिमान होता है, यानी समय से पहले ही वो अपने माइलस्टोन्स को प्राप्त कर लेता है। सांस्कृतिक यानी गोनैड हाइपो एक्शंस। जब गोनैड ग्रंथि की क्रियाशीलता कम होती है, तो व्यक्ति सांस्कृतिक व्यक्तित्व का धनी होता है। ऐसे व्यक्ति शांत स्वभाव वाले पाए गए हैं। साहित्य, कला एवं संगीत के प्रति इनकी रुचि अधिक देखी गई है। लास्ट आता है इसमें लड़ाकू यानी गोनाइड फायर। ये व्यक्ति लड़ाकू प्रवृत्ति वाले होते हैं, क्षणिक संवेग वाले होते हैं। इनमें संवेगिक अस्थिरता अधिक देखने को मिलती है। यानी अब WB कैनन के अनुसार जो हमारा हार्मोनल सिक्रीशन है वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। अब आते हैं RB कैटल के अनुसार वर्गीकरण। इन्होंने प्रमुखता से 2 तरह के वर्गीकरण किए हैं, लहरी और अलहरी, सर्जेंट एंड अनसर्जेंट। पहला ले लेते हैं लहरी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति चंचल, हंसमुख, मिलनसार, विनोद प्रिय होते हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। ये अवसरवादी होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। दिखावटीपन इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो लहरी व्यक्तित्व जो है चंचल और हंसमुख। अलहरी व्यक्ति जस्ट इसका उल्टा होता है। ऐसे व्यक्ति संकोची स्वभाव वाले, एकांत प्रिय एवं भीड़ भाड़ से दूर रहने वाले होते हैं। इन्हें हंसी मजाक जरा भी पसंद नहीं होता है। ये सीधे साधे एवं शांत प्रिय होते हैं। कृत्रिमता एवं बनावटीपन इन्हें जरा भी पसंद नहीं होता। ये अंतर्मुखी स्वभाव वाले भी होते हैं। तो ये था कैटल के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अब हम लेते हैं मॉर्गन एवं गिलीलैंड के अनुसार वर्गीकरण। ये भी एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं। इनके अनुसार जो वर्गीकरण है वो संवेगात्मक व्यवहार के आधार पर है। यानी हमारा इमोशनल जो विकास है उसमें हम कितने मैच्योर हैं, कितने नहीं हैं, उसी के हिसाब से इन्होंने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। इनके अनुसार 4 व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं स्वभाव से, जिनका संवेगात्मक व्यवहार के आधार पर पहला प्रफुल्ल, दूसरा उदास, तीसरा अस्थिर और चौथा चिड़चिड़े स्वभाव वाला। प्रफुल्ल व्यक्तित्व, ये व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। ये मृदुल एवं हंसमुख प्रकृति वाले होते हैं। इनका हृदय उदार एवं विशाल होता है। ये आशावादी एवं जीवन के प्रति सकारात्मक सोच वाले होते हैं। इनके जीवन में भले ही विकट से विकट मुसीबत आ जाए, मगर ये जल्दी नहीं घबराते हैं। उदास दूसरा व्यक्तित्व है। ऐसे व्यक्ति सदैव उदास, निराश, दुखी एवं खिन्न रहते हैं। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। ये निराशावादी एवं उदासीन प्रकृति के होते हैं।
तीसरा है अस्थिर यानी अनस्टेबल। वैसे जो लोग जो शीघ्रता से संवेगों के शिकार बन जाते हैं वे अस्थिर चित्त वाले होते हैं। इनमें मुसीबत को झेलने की क्षमता न के बराबर पाई जाती है। वे अधीर प्रकृति के होते हैं। इनमें निर्णय लेने की जो क्षमता है, डिसीजन पावर जो होता है, वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। चौथा आता है चिड़चिड़े स्वभाव वाले व्यक्तित्व। ये गर्म मिजाज वाले, दूसरों में अक्सर दोष निकालने वाले एवं शीघ्र नाराज होने वाले व्यक्तित्व होते हैं। इनमें सांवेगिक अस्थिरता बहुत अधिक होती है। इनका स्वभाव लड़ाकू प्रकृति का भी होता है। तो ये था मॉर्गन एवं गिलीलैंड के अनुसार व्यक्तित्व, जो कि संवेगात्मक व्यवहार पर बेस्ड था, के आधार पर देखा गया है। अब हम लेते हैं लास्ट थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक भी एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने बहुत सारा काम अपना व्यक्तित्व के उस पर किया है। इनके अनुसार 4 तरह के व्यक्तित्व पाए जाते हैं: इंद्रिय विचारक, सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक एवं प्रत्यय विचारक। अब हम एक एक करके ले लेते हैं। पहला है इंद्रिय विचारक। वे व्यक्ति जो सोचने, समझने, चिंतन करने, विचार करने, तर्क करने में अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, वे इंद्रिय विचारक कहलाते हैं। यानी सेंस ऑर्गन्स का जो प्रयोग ज़्यादा करते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं उनका सेंस ऑर्गन्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहती है। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति इंद्रिय विचारक व्यक्तित्व कहलाते हैं। गूंगे, बहरे, अंधे, लंगड़े यानी हैंडीकैप्ड पर्सन्स जो हैं वो ज़्यादातर इंद्रिय विचारक श्रेणी में देखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म विचारक। जिन लोगों में गहन अध्ययन व चिंतन की क्षमता होती है, वे किसी भी बात को गहराई तक जानना चाहते हैं, सूक्ष्म विचारक कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व आते हैं दार्शनिक, वैज्ञानिक, अन्वेषक इत्यादि। यानी वे किसी एक विचार को लेकर घंटों उस पर सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, या उसके बाद उसमें गहराई तक जाकर उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व सूक्ष्म विचारक कहलाते हैं। फिर आते हैं स्थूल विचारक। उन व्यक्तियों में जिनमें सूक्ष्म चिंतन का अभाव होता है, जो केवल सतही ज्ञान रखते हैं और कुछ विशिष्ट जानकारी के आधार पर ही कार्यों को संपन्न करते हैं तथा अपने विचारों का प्रदर्शन करते हैं, वे स्थूल विचारक कहलाते हैं। यानी ये बहुत ज़्यादा तह में जाना पसंद नहीं करते हैं, ऊपरी ज्ञान को ही ये अपना ज्ञान मान लेते हैं और उसी के हिसाब से अपने कार्यों को संपादित करते हैं। लास्ट आता है प्रत्यय विचारक। वे लोग जो संकेतों एवं चिन्हों के आधार पर अपने विचारों का स्पष्टीकरण करते हैं, प्रत्यय विचारक कहलाते हैं। यानी यहाँ पर साइन लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। यानी इनका जो कार्य है वो सारा समय साइन और उसके आधार पर ही इनका किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो साइंस को, सिग्नल्स को, चिन्हों को ये प्रमुख रूप से प्रयोग में लाते हैं। भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, गणितज्ञ आदि इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये था व्यक्तित्व का वर्गीकरण विभिन्न शिक्षाविदों और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के आधार पर, जो कि व्यक्तित्व को विभिन्न भागों में बांटता हुआ नज़र आया। आज का हमारा टॉपिक जो ऑनलाइन क्लासेस का था, चैप्टर का, वो इसी पर बेस था कि व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार। आशा करती हूँ कि आपको विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व को समझने, सुनने, देखने का मौका मिला होगा। तो आज का ये आपको टॉपिक पसंद आया होगा। तो यह जो टॉपिक है अब यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही रहेगा, वो पार्ट 3 में हम इसके आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।